प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कलावती एजुकेशन बेसिक मैथ में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वीं झारखंड बोर्ड जो सेकंड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है उसका मॉडल सेट हम लोग हल करेंगे। प्रत्येक विषय का 3-3 मॉडल सेट जारी किया गया है और इसी के अकॉर्डिंग इसी के बेस पर आपको परीक्षा में प्रश्न दिया जाएगा। तो गणित में हम लोग का आज पहला सेट को हल करेंगे। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या इसका दिशा निर्देश है। देखिए, सबसे पहले सेट 1 कक्षा 9 विषय गणित। आपका जो मार्क होगा टोटल फुल मार्क वो 40 है। समय 1.5 घंटा रहेगा। अब देखिए, समान निर्देश जो है इसको थोड़ा सा जान लीजिए। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी कि आप जैसे जानते हैं वैसे ही सवाल को हल कीजिए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न कैसे रहेगा, कितना प्रश्न को हल करना है वो जानते हैं। देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या 19। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है, यानी कि 1 से लेकर 7 तक 7 प्रश्न रहेगा। उसमें से प्रत्येक का मान 2 अंक रहेगा और उनमें से किसी 5 का ही आपको जवाब देना है। ठीक इसी तरह से है प्रश्न संख्या 8 से 14। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक है। ठीक इसी तरह से 15 से 19 तक जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक का निर्धारित अंक जो होगा वो 5 होगा। आइए अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है सेक्शन ये में 1 नंबर की एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग हल कर रहे हैं। लिख लेते हैं माना चतुर्भुज का कोण क्रमशः जो अनुपात में हमें दिया है 3:5:9:13, इसको मान लेते हैं 3x, 5x, 9x और 13x। अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360। तो देखिए, अब यहाँ से हमें क्या करना है, सबको जोड़ देंगे। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज का प्रत्येक जो कोण होता है वो चतुर्भुज का जो चारों कोण मिलाकर होता है वो 360 होता है। अब देखिए करना क्या है, तो हम अब इनको सबको जोड़ देंगे। 3x और 5x 8x, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17x, 17x और 13x तीनों को सबको जोड़िएगा, चारों को तो आ जाएगा 30x बराबर 360। इसलिए x बराबर 360। देखिए, ये 30 गुना में है, इस पर आके भागा में 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से भाग दिएगा 36 में, तो कितना बार में कट जाएगा 12 बार में। अब देखिए कौन माने थे हमने 3x, तो इसका मान कैसे निकालें। देखिए 3 का 3 और गुना, यहाँ कुछ में तो गुना का संबंध होता है और ये x का जो मान आया वो कितना आ गया 12, तो 12 तिया 36, यानी ये कौन आ गया हमारा 36 डिग्री। फिर देखिए दूसरा जो अनुपात था वो था 5x, तो 5 का 5 और x का मान 12, 12 पंचे 60। तीसरा जो था वो 9x था 9x, इसको क्या करेंगे 9 गुने 12 बराबर 92 8 होतल से 108 डिग्री। अब तीसरा जो हमारा चौथा जो कौन था वो क्या था 13x था, तो क्या करेंगे 13 गुने 12। अब देखिए 12 36 के 6 हाथ में 3, 12 का 12 3 15, 115। तो चतुर्भुज का जो सभी कोण था वो इस तरह से माना गया। अब सबको आप जोड़िएगा तो इसका टोटल जो योग आ जाएगा वो 360 आ जाएगा। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा जो प्रश्न है लिखा है नीचे दी गई आकृति में केंद्र वो वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि कोण बी ओ सी बराबर 30 डिग्री तथा कोण ये ओ बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर एक डी बिंदु है तो ये डी सी ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फिगर बैक में दिया। देखिए इस प्रश्न का आकृति यहाँ पर दिया गया है। ये एक वृत्त है, इसका 3 चाप है ये बी और सी। तो देखिए आपको जो कोण दिया गया है वो एक 60 डिग्री दिया है, एक 30 डिग्री दिया है और आपसे पूछा गया है कि ये डी सी, यानी यहाँ का जो है आपको कोण पूछा गया है। तो इस कोण का मान हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। अब प्रश्न में जो जो दिया है आप उसे लिख लीजिए। सबसे पहले कोण में हमें दिया हुआ है
BOC बराबर, सॉरी यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है। BOC का जो मान है वो कितना है, 30 डिग्री है। इसके बाद जो कोण AOB है, AOB, इसका मान हमारे पास 60 है। और हमें ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया है, कोण ADC, ये हमें ज्ञात करना है। एक बार आपको फिर से हम फिगर पे ले चलते हैं। देखिए यहाँ से आपको देखना ये है कि इस कोण को ज्ञात करना है। इस कोण को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। क्या करेंगे हम, जो हमारा कोण होगा BOC, कोण BOC प्लस कोण AOB बराबर आधा होगा और 1/2 होगा कोण ADC के बराबर। देखिए एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, जितना कोण यहाँ बनेगा उसका आधा यहाँ बनेगा, और जितना कोण यहाँ हो इसका दुगुना यहाँ पे होगा। मान लीजिए यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ कोण बनेगा 120, और यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ पर कोण बनेगा 25। अब आइए इसको हल करते हैं। देखिए BOC के जगह पर हम कितना लिखेंगे, 30 डिग्री, प्लस AOB के जगह पर कितना लिखेंगे, 60 डिग्री, बराबर 1/2, और ADC का ADC। अब आपस में इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री, बराबर ADC। ये देखिए 2 गुना भागा में है, गुना में है, इस पर आके क्या हो जाएगा, भागा में। यहाँ देखेंगे 1/2, आप इसको 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 गुना में है, इस पर आके क्या हो जाएगा, भागा में। अब 2 से भाग दीजिएगा 90 में तो कितने बार में भाग जाएगा, 45 बार में। इसलिए कोण ADC आपका कितना आ गया, 45 डिग्री। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ADC बराबर 45 यानी कि 45 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो करना क्या, शुरू से आप देख चुके हैं, ये जो आपका ये होता है क्या, आधी होता है, तो ये 2 गुना में इस पर आके भागा में, और ये हमारा मान आएगा 45 डिग्री। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा जो प्रश्न हमारे पास, इसमें कहा गया एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो आइए 45 डिग्री के कोण की रचना हम लोग प्रारंभिक बिंदु पर कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए हमें एक किरण ले लेना है, आप अपने अनुसार से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम फिलहाल 5 सेंटीमीटर का एक किरण ले रहे हैं। देखिए ये हमने एक किरण ले लिया। अब इसका आप नाम दे दीजिए, ये और ये B। इसका प्रारंभिक बिंदु या तो यहाँ से या तो यहाँ से। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप जानते होंगे कि 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग पहले 90 डिग्री कोण बनाएंगे फिर 45 डिग्री का। तो देखिए करना क्या है, 90 डिग्री कोण बनाने के लिए कि सबसे पहले हम ये जो हमारा प्रारंभिक बिंदु है इस पर हम प्रकाल की नोक को रखेंगे। अब बड़ा छोटा अपन अनुसार से रख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, एक चाप ले लेंगे। हमने एक चाप ले लिया और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे दूसरा जो पॉइंट है। अब ध्यान से थोड़ा देखेंगे और यहाँ से एक चाप लगाएंगे। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से भी एक चाप लगाएंगे। तो देखिए आप फिर से बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको एक चाप लगाना है। अब क्या करना है हमें कि यहाँ से जो आपका दूसरा पॉइंट था यहाँ पर रखिए और इसको फिर एक चाप लगाइए यहाँ पर। और अब की क्या करेंगे, यहाँ पर एक चाप रखेंगे जहाँ फर्स्ट में रखे थे और इसको आपस में मिलाएंगे। अब क्या करना है हमें कि यहाँ से इनको आपस में मिला देंगे। इसको क्या करना है, हमें यहाँ पर मिला देना है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। जबकि हमें बनाने के लिए कहा गया कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए अब क्या करना है हमें,
इस पॉइंट पे नोक रखेंगे और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, ठीक है। और देखिए फिर क्या करेंगे हम, अब कि यहाँ पर एक प्रकार के नोक रखेंगे जहाँ ये दोनों विभाजित हुआ है और यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और इससे क्या करना है, अब इन दोनों को हमें आपस में मिला देना है। देखिए अब जो हमें कोण प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री का कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका चौथा जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है यहाँ की आपको दो ही भुजा दिया गया है, तो हम लोग पहले तीसरा भुजा निकालेंगे और फिर आसानी से हेरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आइए इसे भी हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या करना है, मान लेते हैं हमारा एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और दूसरा भुजा 11 सेंटीमीटर है। तो पहले क्या करेंगे, इस तीसरे भुजा को प्राप्त करना होगा। तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं पहली भुजा जो हमारा ये है वो ये बराबर मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर और सी हमें प्राप्त करना है, जबकि हमें परिमाप दिया गया है। परिमाप में कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर। तो सी बराबर आप कैसे पता करेंगे, देखिए परिमाप में से आपको घटा देना है ये प्लस बी का मान। तो देखिए कैसे, आपका जो सी है परिमाप हमारा है 32 सेंटीमीटर घटा ये का मान 8 प्लस बी का मान 11, इसलिए सी बराबर 32 माइनस 11 और 8 19। तो सी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 32 में से 19 हो जाएगा तो 13 सेंटीमीटर। और हमारा ये जो सी भुजा है इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप के लिए सूत्र होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो देखेंगे आप ये का जो मान है वो 8 है प्लस बी का मान 11 है प्लस सी का मान 13 है बटे का 2 बराबर 11 8 19 19 और 13 32 और 32 को हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग दीजिएगा 32 में कितना बार में भाग कर जाएगा, 16 बार में। और एस बराबर हमारा जो मान आ गया वो कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम हेरोन का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ देखिए हेरोन सूत्र से हेरोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ये इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। अब क्या करेंगे, हम इसका मान बैठाते चलेंगे। देखिए ये एस की जगह पर आपको कितना रखना है, 16। यहाँ पर 16 माइनस ये का जो मान कितना है 8 है, फिर 16 माइनस बी का मान कितना है 11 है और फिर 16 माइनस सी का मान कितना है, जो सी भुजा आया था हमारा वो 13 आया था। अब देखिए क्या करेंगे, 16 का 16 और 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 16 में से 11 जाएगा तो 5 बचेगा और 16 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब हमें करना क्या है कि सबका 2-2 अंक का जोड़ा लगाना है, पेयर बनाना है। तो 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 4। या 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 2। और ये जो 5 और 3 है इसका पेयर बनने वाला नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये 2 4 है तो 1 4 बाहर कर लेंगे। अब देखिए इनमें से ये जो 4 है आपके पास इसका फिर जोड़ा लग जाएगा। अगर हम 2 गुने 2 कर दें तो ये 4 हो सकता है और फिर ये 2 का 2 और ये 5 गुने 3 का 5 गुने 3। आप देखेंगे कि इन दोनों का फिर पेयर बन रहा है। तो 4 गुने 2 इसको बाहर कर लेंगे। अब हमारे रूट के अंदर बच गया 2 गुने 5 गुने 30। देखिए अब 4 गुने 2 करें कितना होगा, 4 दूनी 8
और इस सबको आपस में गुना कर दीजिए, क्योंकि अलग संख्या है, इसका कहीं भी जोड़ा बनने वाला नहीं है। तो 2 5 10 3 30 आ जाएगा 8 √30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको सारे एक एक प्रश्न का हल बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए और जो गोल है इन गोलों का माध्य ज्ञात करना है। देखिए गोल हमारे पास है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 का हमें माध्य निकालना है। तो आइए इसे कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हमें कहा गया कि इसका माध्य निकालिए। ये हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। माध्य निकालने के लिए क्या गया था, सबसे पहले माध्य का सूत्र क्या था उसको हम लोग लिख लेते हैं। माध्य का सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। देखिए सभी प्रेक्षण क्या है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ये जो है आपका क्या है फ्रैक्शन है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है उसको लिख लेते हैं और जोड़ लेते हैं। पहला है 2, तो मात्र लिख लेते हैं 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1, फिर है +3, फिर से है 3 और फिर क्या है 4 और फिर है 3। अब इनको जोड़ना है। अब देखना टोटल जो संख्या हमारा 10 है, तो बटे में क्या कर देंगे 10। अब सबको जोड़ देना है। 2 3 5 4 9 9 5 14 14 और 1 15 15 दिन 18 18 दिन 21 21 4 25 25 और 3 28 और 28 भाग दे देना है हमें 10 से, जिसका जो आंसर कट के आएगा 2.8 आएगा, क्योंकि एक संख्या एक अंक के बाद हम दशमलव देंगे। तो हमारा माध्य का जो मान आ जाएगा 2.8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, इसमें क्या कहा गया है कि आंकड़ों 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो परीक्षणों की संख्या सबसे अधिक होगा वही हमारा बहुलक होता है। तो कौन सी संख्या सबसे अधिक बार है, आइए इसे देखते हैं। गिन लेते हैं। 14 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। 25 एक बार है, 1 बार है। 28 एक बार है, 18 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है। अब 23 हमारे एक बार है, 22 एक बार है। तो सबसे ज़्यादा आप देखें कि 14 है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो हम यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं। ये हमारा 6 नंबर का प्रश्न है। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण 14 है, अतः बहुलक बराबर 14 हमारा आंसर हो जाएगा। आप इतना भी सिर्फ लिखते हैं कि बहुलक बराबर 14, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका अगला जो प्रश्न है 7 नंबर, उसमें कहा गया एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएँ प्राप्त होती है। चित्त 455 बार और पट 545 बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या प्रायिकता अभिकलित कीजिए। तो देखिए इसका हमें प्रायिकता निकालना है, तो इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। देखिए ये हमारा 7 नंबर प्रश्न है और इसमें देखिए एक सिक्के को कितने बार उछाला गया है, 1000 बार। तो आप लिख लेंगे कुल परिणाम कितना 1000। अब देखिए जो चित्त है वो कितना बार आया है, 455 बार, यानी जिसको हेड कहते हैं। और जो पट आया है यानी जिसको टेल कहते हैं वो कितनी बार आया है, 545 बार। कहते हैं प्रत्येक की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। तो देखिए पहले हम चित्त का प्रायिकता ज्ञात करेंगे, फिर पट का। तो देखिए लिखते हैं हम यहाँ पर प्रायिकता
जीत आने की संख्या। आप हमेशा याद रखें प्रायिकता में जो होता है कुल परिणाम हमेशा बट्टे में होता है, भाग में होता है। जीत आने की संख्या बट्टे कुल परिणाम, बट्टे कुल परिणाम। तो देखिए जीत कितना बार आया है, 455 बार, और कुल जो परिणाम है वो कितना है, 1000 है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 शून्य है, तो यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी 0.455। ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए जिसमें पट कहा गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पट आने की संख्या, पट आने की बटे कुल परिणाम। तो पट कितना बार आया है, 545 बार, और कुल परिणाम है हमारा 1000। तो इसका क्या है, 3 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे, तो 0.545, यही हो जाएगा दोनों प्रश्न का आंसर। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है, और अब जो प्रश्न होगा वो प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यानी कि एक प्रश्न आप हल करिएगा तो आपको 3 नंबर मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ से क्या है, आपको कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 8 में ये बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। प्यारे बच्चों, आपको समझने वाली बात यह है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और पी क्यू आर एस जो है भुजा ए बी सी डी और ए डी का मध्य बिंदु है। तो उम्मीद है कि आप मध्य बिंदु प्रमेय जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय होता क्या है। तो आइए अब इसे हल करते हैं। बच्चों आइए थोड़ा सा मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में जानते हैं, तब क्या होगा कि आगे जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, और इसका यहाँ पर एक समांतर रेखा है डी ई। तो देखिएगा जो ये डी ई है, इसका जो नीचे वाला होगा वो आपस में समांतर होता है, और इसका जो भुजा होता है डी ई का वो क्या होता है, बी सी हाफ होता है। देखिए डी ई इसके समांतर क्या हो जाएगा, बी सी, तथा डी ई जो भुजा होगा वो क्या होगा, बी सी का आधा होगा, बी सी का हाफ होगा। अब इसी तरह का एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और आपको हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है, आपको बताते हैं कि यहाँ का नीचे वाला जो होता है वो आपस में समांतर होता है और आधा होता है। तो देखिए एम और एन इसका समांतर क्या हो जाएगा, पी और क्यूब, एवं एम एन क्या होगा, इसका आधा होगा, 1/2 किसका होगा, पी और क्यूब का। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं और इसको भी अच्छे से समझते हैं। देखिए इसका जो है नीचे वाला क्या होगा, समांतर होगा और इस भुजा का आधा होगा, तो पी क्यूब इसका जो समांतर क्या होगा, डी और एफ, और पी क्यूब का आधा क्या हो जाएगा, 1/df, यानी ये वाली भुजा। तो आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं, तो क्या होगा आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसे एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले कहा गया हमें कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो क्या करते हैं हम ए बी सी डी को एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं हम ये, देखिए हमने एक समचतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी। अब जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। देखिए प्रश्न में इसके बाद क्या कहा गया है कि पी क्यूब आर और एस क्रमशः भुजा ए बी, यानी ए बी का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, पी होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये भी हमारा कहाँ पर है, तो ये से भी यहाँ पर है, यहाँ का मध्य बिंदु मान लेते हैं पी हमारा यहाँ पर है। इसके बाद फिर क्या कहा गया है, क्यूब क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है। देखो बी और सी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो मान लेते हैं क्यूब यहाँ मध्य बिंदु है हमारा। और आर जो है किसका है, सी डी का, सी और डी इसका जो मध्य बिंदु है वो आर है, मान लेते हैं मध्य बिंदु यहाँ पर है। और एस जो मध्य बिंदु है किसका, डी और ये का, तो डी और ये कहाँ पर हमारा, यहाँ पर, तो इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं पी क्यूब आर, एस हमारा यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, इनको हम आपस में दर्शाएंगे, मतलब मिलाएंगे। तो कैसे, देखिए अब जो हमें आकृति मिला है कुछ इस तरह से मिला है। अब क्या करेंगे हम,
जो हमारा विकर्ण है उसको ए सी को और बी डी को हम आपस में मिलाएंगे। ऐसा क्यों किया करेंगे? क्योंकि सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना था कि पी क्यूब आर एस एक आयत है। ये जो है पी क्यूब आर एस, ये हमको सिद्ध करना है कि ये एक आयत है। देखिए हमने अब इन दोनों विकर्णों को मिला लिया। अब आइए प्रश्न को हल करते चलते हैं। तो सेक्शन बी का ये 8वां नंबर प्रश्न है। तो देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये भी जो हमें दिया गया है कि ये बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है, और जिसमें पी क्यूब आर एस क्रमशः भुजा ए बी सी, ये बी सी और सी डी एवं डी ए का मध्य बिंदु है। तो बेसिकली हम लिख रहे हैं सिर्फ सिद्ध क्या करना है उसको। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, फिगर को आप देखते चलेंगे यहाँ पर। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज पी क्यूब आर एस एक आयत है। चतुर्भुज पी क्यूब आर एस एक आयत है। और ऊपर में जो दिया हुआ वो जो प्रश्न में लिखा आप उसी को लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, एक हमने रचना किया। क्या किया रचना? विकर्ण ए सी को मिलाया। ए सी को मिलाया, विकर्ण ए सी और बी डी को क्या किया, हम मिलाया आपस में। अब देखिए इसको मिलाने से हमें होने वाला क्या है। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमें जो पी जो भुजा है वो क्या है, ए बी सी का मध्य बिंदु है। देखिए जहाँ पर ये कट रहा है इसको मान लेते हैं हम वो, जहाँ पर ये दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहा है इसको वो मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं एम, और इसको मान लेते हैं यहाँ पर हम एन। इन सब का हमें काम आने वाला है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पर है आपके पास ए बी सी। इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि क्या क्या हमारा मध्य बिंदु प्रमेय है। हम लिख लेते हैं, यहाँ से प्रूफ लिख दीजिएगा प्रमाण। दोनों त्रिभुजों को हमें आपस में बराबर करके देखना होगा तभी ये सिद्ध होगा। देखिए हम लिखते हैं प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए पी जो भुजा है यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो मध्य बिंदु है पी वो क्या है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। ऐसा क्यों करें, आपको सारी चीज़ आगे समझ में आने वाला है। तो आप बता सकते हैं कि क्यूब भुजा किसका मध्य बिंदु है। देखिए ये जो क्यूब है बी सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूब भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। बी सी का मध्य बिंदु है। देखिए आप गौर से थोड़ा सा देखेंगे, ये बी का जो मध्य बिंदु पी है और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पी क्यूब होगा, पी क्यूब, इसका मध्य बिंदु जो समांतर होगा क्या होगा, ये और सी। यहाँ पर देखेंगे आप गौर से कि जो आपका यह है पी और क्यूब, इसका समांतर कौन हो जाएगा, जैसे आपको हम बताए थे मध्य बिंदु प्रमेय से कि नीचे वाला हिस्सा समांतर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी क्यूब समांतर ए सी, और पी क्यूब क्या होगा, ए सी का आधा होगा। पी क्यूब बराबर होगा 1/2 ये सी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि इसका आगे काम आने वाला है। अब देखिए दूसरा त्रिभुज देखेंगे हम, ये
सी डी। पहले इस त्रिभुज में देखें, फिर इस त्रिभुज में देखेंगे। जैसे यहाँ पर मध्य बिंदु पर में सिद्ध किए, फिर ऐसे इसमें करना है। तो देखिए कैसे। अब लिख लेते हैं हम त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में, तो ए सी डी में आप देखेंगे, ये सी डी में जो एस भुजा है वो क्या है, डी ए का मध्य बिंदु है। जो एस भुजा है, तो यहाँ लिख लेते हैं एस भुजा डी ए का मध्य बिंदु है। और आर जो होगा वो किसका होगा, देखिए यहाँ पर ये आर किस भुजा का मध्य बिंदु है, सी और डी का। तो इसे भी यहाँ लिख लेते हैं, आर भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, एस आर समांतर किसके हो जाएगा, ए सी का। एस आर समांतर ए सी, एस आर समांतर ए सी। और देखिए एस आर जो क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा ए सी का, 1/2 ये सी। अब क्या करेंगे हम, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए क्या करना है, हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो देखिएगा समीकरण 1 हमारा क्या था, यहाँ पर देख लेते हैं समीकरण 1 पी क्यूब। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले पी क्यूब बराबर 1/2 ए सी। और दूसरा जो समीकरण था वो क्या था, एस आर बराबर 1/2 ए सी। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलता है हमें कि पी क्यूब समांतर है एस आर, तथा पी क्यूब बराबर होगा एस आर। पी क्यूब बराबर क्या होगा, एस आर। अतः हम कह सकते हैं कि पी क्यूब आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले हमें यही सिद्ध करना था, समांतर चतुर्भुज है, तब आगे हम आसानी से इसे सिद्ध कर पाएंगे, समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए क्या करना है, अब इसका, अब देखिए जो आप जानते होंगे कि जो समचतुर्भुज है ए बी सी डी, यहाँ देखेंगे आप, ये हमारा क्या है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर मतलब प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, ये जो हमारा वो है, ये क्या है, दोनों जो विकर्ण है ये प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करता है किस पे, समकोण पे, यानी कि 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पी एम और वो एन। थोड़ा सा देखेंगे आप फिर से, यहाँ पर पी एम वो एन, हम इस बीच वाले चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको बाद में समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। समचतुर्भुज कि समचतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर समकोण पर, समकोण यानी कि 90 समकोण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं चतुर्भुज। देखिए फिगर को देखेंगे आप, पी एम वो एन में, एम वो एन में, एन में।
क्या हो जाएगा हमारा एन, वो समांतर होगा किसका, पी एम का। देखिएगा एन वो समांतर किसका होगा, पी और एम का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एन वो समांतर पी एम। अतः अब हम कह सकते हैं, इसमें आप एक रीजन भी लिख दीजिएगा, क्योंकि पी क्यूब जो था हमारा वो समांतर था किसका, ये सी का। पी क्यूब समांतर ये सी। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं, ये भी लिख दीजिएगा, इसी प्रकार जो हमारा पी एन होगा वो समांतर होगा किसका, एम ओ का। देखिए पी एन किसका होगा, एम और ओ का, यानी ये और ये आपस में क्या होगा, समांतर होगा, पर एम ओ। अतः फिर हम क्या लिख सकते हैं कि पी एम एन वो एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी जो ये आपस में क्या समांतर है, समांतर चतुर्भुज है। इसलिए कोण जो हमारा P होगा उतना ही कोण वो होगा, क्योंकि दोनों कितना डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 90 डिग्री पे। इसका आप रीजन चाहे तो लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण होता है ये। देखिएगा समांतर चतुर्भुज है, इसका जो है सम्मुख कोण होता है। समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, सम्मुख कोण। तो यहाँ लिख सकते हैं आप समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। सम्मुख कोण 90 डिग्री होता है, और हम लोग जानते हैं कि आयत का एक कोण 90 डिग्री का होता है। अतः पी क्यूब आर एस एक आयत है, यही हमें सिद्ध करना था। आइए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका अगला जो प्रश्न है हमारा 9 नंबर, इसमें क्या कहा गया है, दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो देखिए प्रश्न आप अच्छे से समझेंगे। एक त्रिभुज है, उसमें एक माध्यिका है, उसे क्या करता है कि बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करता है। तो आइए इसे भी बिल्कुल आसान तरीके से सिद्ध करते हैं। आइए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। देखिए बार प्रश्न को फिर से पढ़ दे रहे हैं हम। प्रश्न में कहा गया है कि दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। देखिए ये एक त्रिभुज है, ये बी सी, इसका ये डी एक माध्यिका है। इसका कहने का मतलब कि जितना हिस्सा इधर होगा उतना ही हिस्सा इधर भी होता है। तो वो होता है, आप सिद्ध करके बताइए वो कैसे होता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बिल्कुल आसान तरीके से हल करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिख लेते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है, लिख लीजिए, दिया है। आप फिगर को अच्छे से देखेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसकी माध्यिका ये डी है। माध्यिका ये डी है। अब देखिए क्या करना है हमें, कि सिद्ध करना है हमें कि एरिया ऑफ जितना हमारा होगा ए बी डी, सिद्ध क्या करना है, जितना एरिया होगा ये बी डी उतना ही एरिया होना चाहिए हमारा ये सी डी। एक बार फिर से देखेंगे आप, ये बी डी और इधर देखेंगे ये सी डी। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें एक हमने क्या किया, रचना किया ए एन लंब बी सी पर। इसको भी लिख लेते हैं, रचना किए ए एन लंब बी सी पर। और ऐसा इसलिए किए क्योंकि जो माध्यिका होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल में शीर्षलंब संबंध होता है।
इसलिए हमें यहाँ पर हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया। अब देखिए हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ए सी डी। अब देखिए क्या करना है हमें, ये सब सारी चीज़ें हमें सिद्ध करना है, दोनों चीज़ को। अब देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रमाण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में हम लिख सकते हैं एरिया ए बी डी यानी त्रिभुज ए बी सी का नहीं ए बी डी का क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार अब गुना क्या होता है शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। तो देखिए 1/2 का 1/2 गुने आधार, आधार हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा बी डी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी डी गुना जो शीर्ष लंब होगा वो क्या हो जाएगा ये एन, ये एन, ये एन। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 इस बी डी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, सी डी के बराबर। क्यों? क्योंकि जब भी हम माध्यिका डालते हैं, लंब डालते हैं, तो क्या करता है त्रिभुज को बराबर 2 भागों में बांट देता है। तो यहाँ लिख देंगे सी डी गुने ए एन। आप यहाँ रीजन में लिख सकते हैं बी डी बराबर सी डी। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1। अब देखिए अब दूसरा जो हम लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ किस में लेंगे हम, देखिए यहाँ पर ए सी डी में, ए सी डी में। इसके लिए भी सूत्र क्या होगा 1/2 गुने आधार और गुने शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। अब देखिए 1/2 का 1/2 गुने आधार, आधार हमारा क्या हो जाएगा सी डी या डी सी। तो यहाँ पर हमारा सी डी है, तो हम यहाँ पर सी डी ही लिख रहे हैं। और शीर्ष लंब क्या हो जाएगा ये एन, ये एन, ये एन। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब इससे होगा क्या कि हम समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे, तो हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। हम लिख लेते हैं समीकरण 1 बराबर 2। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, देखिए समीकरण 1 था 1/2 सी डी गुने ए एन, 1/2 गुने सी डी गुने ए एन बराबर दूसरी तरफ जो होगा वो क्या होगा, या ये दूसरा जो समीकरण 1/2 गुने सी डी गुने ये एन। इसलिए क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ए सी डी। और यही हमें प्रूफ करना था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका 10 नंबर जो प्रश्न है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो आइए इसे भी हल करते हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए अब 10 नंबर प्रश्न को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक फिगर, एक आकृति बना लेना है। तो इस फिगर के माध्यम से होगा क्या कि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे। यहाँ पर देखिए हम माने कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका दो जो जीवा है ए बी और सी डी, ये जीवाएँ क्या हमारा ए बी और सी डी ये आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कौन ए वो बी बराबर है, कौन सी वो डी। इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्या हमको लिख लेना है कि माना या फिर दिया है
एक वृत्त वो केंद्र वाले, एक वृत्त हमारे पास जो है क्या है, जिनका केंद्र क्या है, वो है। अब देखिए क्या करना है, जिसमें दो वो जीवाएँ हैं, दो जीवाएँ क्या है, आपस में बराबर है। हम लिख सकते हैं जीवा ए बी बराबर सी डी। अब हमें जो सिद्ध करना है, समय सिद्ध क्या करना है कि वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो देखिए लिख लेते हैं, बराबर कोण कैसे अंतरित कर सकती है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें कि कोण ए वो बी, देखिए कोण ए वो बी, क्योंकि केंद्र पे कहा गया, यहाँ पर कहा गया है। और दूसरा जो हमारा कोण बनेगा वो क्या बनेगा, सी ओ डी, सी ओ डी, यहाँ पर देखेंगे आप सी ओ डी। देखिए कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी, यानी यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, प्रमाण में आप लिख दीजिएगा प्रूफ में। देखिए हमारे पास दो त्रिभुज है, एक ए ओ बी, ये वो बी, और एक दूसरा है सी ओ डी। तो लिख रहे हैं प्रमाण त्रिभुज ये वो बी, यहाँ पर बी होगा, ये वो बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में देखिएगा जितना वो ए होगा उतना ही क्या होगा, वो सी, वो ए बराबर क्या हो जाएगा, वो सी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। इसका रीज़न आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, वृत्त की त्रिज्या। फिर देखिए जितना वो भी होगा, जितना वो बी उतना ही क्या होगा, वो डी, तो वो बी बराबर हो जाएगा वो डी। इसका भी रीजन लिख दीजिएगा आप, वृत्त की त्रिज्या। और जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ए बी बराबर क्या है, सी डी, ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है। तो इसको भी आप रीजन में लिख देंगे। अब देखेंगे आप कि ये जो आपका त्रिभुज है ये वो बी और सी ओ डी, ये सर्वाक्षम सिद्ध हो गया। त्रिभुज ए ओ बी सर्वाक्षम है त्रिभुज सी ओ डी, कौन सा नियम से, साइड 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 नियम से। और जब ये दोनों वृत्त आपस में, जब ये दोनों त्रिभुज आप सर्वाक्षम होंगे तो इसका कोण भी आपस में क्या होगा, समान होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, और यही हमें प्रूफ करना था। आइए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका अगला जो प्रश्न है यानी कि 11 नंबर, इसमें क्या कहा गया है, यदि एक रेखा दो सेकेंडरी वृत्तों को जिनका केंद्र वो है ये बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि ये भी बराबर सी डी है। देखिए आकृति, देखिए सबसे पहले आपको समझना क्या है, यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्त, तो ये संकेंद्री वृत्त क्या होता है, यानी कि जिस वृत्त में एक ही केंद्र बिंदु हो और दो उसमें वृत्त बना हो उसको कहेंगे संकेंद्री वृत्त। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं, आइए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, या फिर यहाँ पर फिगर दिया ही है, इसी फिगर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए इसे भी हल करते हैं। ये हमारा 11 नंबर प्रश्न है और इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर जो है सी डी के है, ए बी बराबर सी डी। देखिए यहाँ पर फिगर देखेंगे आप, ये बी यानी इसका बात हो रहा है कि जितना ये भी है उतना ही सी डी है। तो इसमें हम एक रचना करेंगे, क्या रचना करेंगे कि इस पर एक लंब डालेंगे,
ये जो हमारा है बी एम, इस पर एक, यानी कि आप कह सकते हैं ये जो हमारा बी सी है इस पर एक लंब डाल देते हैं। तो देखिए कैसे, मान लेते हैं यहाँ से हम, देखिए यहाँ पर हमने एक लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? वो पी, ये वो अपने से था और हमने एक बिंदु ले लिया पी। अब इसको क्यों डाल दिए? देखिए इसका रीज़न ये है कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया जो लंब होता है वो जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भागों में विभाजित करता है। यानी जितना ये वाला हिस्सा होगा उतना ही ये वाला होगा। तो आइए इसको लिख देते हैं ताकि आप भूलें नहीं और चीज़ों को समझें अच्छी तरीके से। तो लिखते हैं केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, यानी कि आप लिख सकते हैं जो हमारा बी सी है छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त है ए डी। यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे छोटा जो वृत्त है हमारा क्या है? दो दो वृत्त है, एक बड़े वृत्त है ये डी, छोटा वृत्त है बी और सी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी सी छोटे वृत्त की जीवा है। यहाँ लिख लीजिएगा चूँकि बी सी छोटे वृत्त की जीवा है तथा जो हमारा लंब है क्या है? यहाँ देखेंगे आप, हम जो लंब डाले हैं वो पी किस पे डाले हैं? बी सी पे। वो पी लंब है बी सी पर। तो ये क्या होगा? इसलिए जितना हमारा होगा, यहाँ पे देखेंगे आप, जितना हमारा बी पी होगा उतना ही हमारा क्या होगा? सी पी होगा। देखिए अगर गौर से आप, जितना हमारा बी पी होगा उतना ही सी पी होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि बी पी बराबर सी पी। ऐसा हम लोग इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि जो लंब होता है वो वृत्त की जीवा को समद्विभाजित करता है। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1। अब दूसरा जो है हमारा पूरा बड़े वृत्त जो है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बड़े वृत्त की जीवा क्या है? ए डी है। बड़े वृत्त की जीवा हमारे पास क्या है? ए और डी है तथा वो पी लंब किस पे है? ए और डी पे। वो पी लंब किस पे है? ए और डी पे। ये डी, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? ए पी बराबर डी पी। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं? डी पी, क्योंकि समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांट रहा है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है? ए बी बराबर सी डी। तो ये हमें कैसे मिल सकता है? तो देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। कैसे देखते हैं? यहाँ पर लिख लेते हैं हम समीकरण 2 घाटा समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण जो हमारा 2 था वो क्या था? ये पी। इसमें से हम घटा देंगे समीकरण 1 को। समीकरण 1 क्या था हमारा? बी पी बराबर दूसरा जो समीकरण था वो क्या था? डी पी। इसमें से घटा देना है हमको क्या? सी पी। अब आते हैं हम लोग फिगर पे। देखिए ये हो गया आपका ए पी और ये हो गया आपका सी पी।
तो देखिए ये पी में से जब बी पी जाएगा, यहाँ देखेंगे आप टोटल ये पूरा है ये पी, इसमें से जब बी पी जाएगा देखिएगा ये पी, इसमें से जब बी पी को घटा दीजिएगा तो आपके पास केवल और केवल क्या बच जाएगा, ये बी, ये बी। और देखिए यहाँ पर ये आपके पास है डी पी, डी पी, इसमें से आप सी पी को घटा दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, केवल ये वाला हिस्सा बचेगा। तो यहाँ पर ये भी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। और यही हमें प्रूफ करना था। हमारा हो गया बिल्कुल आसानी से प्रूफ। आइए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, इसमें कहा गया है निम्नलिखित परीक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें एक आरोही क्रम में श्रेणी को दिया गया है, इसको क्या करना है कि हमें इसका माध्यक निकालना है, और माध्यक का जो मान है हमें वो दिया गया है, कितना दिया गया है, 63। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए अब 12 नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं हम लोग। तो लिख लेते हैं 12 नंबर। देखिए इसको एक बार हम फिर से दिखा रहे हैं आपको प्रश्न को। ये जो है हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करके दिया गया है। तो हम देखेंगे ये सम है या विषम है। तो देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए जब विषम रहेगा तो विषम के लिए माध्यक का सूत्र होता है n+1/2, ये एकदम सिंपल है। लेकिन जब सम रहे तो ये क्या होता है, थोड़ा लॉन्ग होता है, n/2 प्लस n/2 + 1/2। इस फॉर्मूले पे हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सम है तो माध्यक का जो सूत्र होता है उसको हम लोग लागू करेंगे। देखिए कैसे, माध्यक जब प्रेक्षण सम रहे, प्रेक्षण क्या रहे, सम रहे, तब जो माध्यक का सूत्र होता है वो होता है n/2 में पद प्लस n/2 प्लस में पद अब बटे का 2। अब हमारे पास समस्या कि हम n कहाँ से मिलेगा। तो देखिए जो n होगा हमारा वो कितना है, 10 है, तो 10 होगा। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 10/2 प्लस यहाँ फिर क्या करेंगे 10/2 प्लस 1/2। देखिए 10 में 2 से भाग दीजिएगा 5 बार में, प्लस 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में, और प्लस 1 है और बटे का 2। तो यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं इसको 5वें पद, और 5 में 1 जोड़िएगा तो 6वें पद अब बटे का 2। अब देखिए माध्यक में हमें क्या होता है कि बेसिकली इन्हें आरोही क्रम में सजाना होता है, लेकिन ये प्रश्न हमें कहा गया कि आरोही क्रम में सजाया गया। तो आप देखेंगे कि ये हमें आरोही क्रम में दिया गया था। तो इसमें जो हमारे पास इसका जो माध्यक निकाले वो आया 5वें पद और 6वें पद। तो 5वां पद क्या है हमारा, देखिए 1 2 3 4 5 x है, और छठा पद x+2 है। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि माध्यक का मान हमें दिया गया था, कितना दिया था, 63। यहाँ भी 63 और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 63। तो 63 का 63, और 5वां पद हमारा x था और छठा पद था x+2, और बटे कर देंगे 2। यहाँ से कुछ भी नहीं तो 1 करेंगे और क्या कर देंगे आपस में तिर्यक गुना। तो यहाँ 1 से गुना करिएगा x में तो x ही होगा, फिर x में करिएगा x ही होगा, और 2 में करिएगा तो 2 ही होगा, और 63 गुना 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा 126। ये x और x कितना हो जाएगा 2x + 2 बराबर 126। इसलिए 2x बराबर 126। ये प्लस का 2 है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। इसलिए 2x बराबर 126 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 124। इसलिए x बराबर
124, ये 2 गुना में इस पर आके भागा में कितना बार कट जाएगा, 62 बार में। अतः जो x का मान होगा, अतः x का मान बराबर 62, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका अगला प्रश्न है 13 नंबर। इसमें क्या क्या कहा गया है, बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक से 50 बीज अधिक है चुनकर उन्हें ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया जो अंकुरण के अनुकूल हैं। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीज की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी में लिखी गई है। देखिए थैला 1 है, इसमें 40 अंकुरित बीज है। ये देखिए थैला है, अंकुरित बीजों की संख्या। दूसरा नंबर थैला में 48 बीज अंकुरित है। तीसरा नंबर थैला में 42 बीज अंकुरित है। चौथा में 39 और पाँचवा में 41। निम्नलिखित बीजों के अंकुरण की प्रायिकता क्या है, इसका हमें प्रायिकता निकालना है। देखिए एक थैले में 40 से अधिक बीज हो, एक थैले में 49 बीज हो और एक थैले में 35 से अधिक बीज है, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए देखते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक हम लोग 13 को देख रहे हैं। तो इसमें देखिए कहा गया कि बीजों के 5 थैलों में से, तो जो यहाँ थैले है वो थैलों की संख्या कुल कितना है, 5 है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कुल थैलों की संख्या, या फिर आप कुल परिणाम भी लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए, बेहतर होगा कुल परिणाम बराबर 5। तो यहाँ कुल परिणाम हम क्या लिखे, 5। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कुल थैलों की संख्या। दोनों में से आपको जो आसान लगे वही आप करिएगा। कुल थैलों की संख्या बराबर कितना है, 5। अब देखिए प्रश्न में जैसे जैसे कहा गया है, एक थैले में 40 से अधिक बीज हो। देखिएगा आपको ये नहीं समझना है कि एक ही थैले में 1 से 40 बीज हो। इसका मतलब ये है कि ऐसा थैली जिसमें कि जो अंकुरित बीज है वो क्या है, 40 से अधिक है। इस तरह का कितना थैला है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना थैला है जो 40 से अधिक अंकुरित है। 40 आपको नहीं लेना है, इससे अधिक बोला गया है। देखिए 48 एक लेंगे, ये 42 है 2 लेंगे, 39 उससे कम है नहीं लेंगे, और ये 3 है। तो यानी कि 3 को टोटल ऐसा थैला है जिसमें अंकुरित बीज क्या है, 40 से अधिक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक नंबर में 40 से अधिक अंकुरित बीज वाले थैलों की संख्या बराबर कितना है, 3। इसलिए इसका जो प्रायिकता हो जाएगा, अतः प्रायिकता क्या हो जाएगा, देखिए 40 से अधिक बीज वाले थैलों की संख्या, अब बटे क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। तो देखिए 40 से जो अधिक था वो कितने थैलों में था, 3 थैलों में से, और कुल परिणाम जो हो जाएगा हमारा वो कितना था, कुल थैलों की संख्या 5 था। अब चाहे तो इसमें भाग दे सकते हैं, ये जो हमारा भाग जाएगा वो क्या है, 6 पंचे 30, दशमलव दे के 0 देंगे, 0.6 बार में कट जाएगा, और 1 नंबर का आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा था एक थैले में 49 बीज हो। एक थैले में कितना बीज हो, 49 बीज हो। तो यहाँ देखेंगे आप, एक थैले में 49 बीज हो, तो गौर करेंगे यहाँ पर कहीं भी 49 नहीं है, और असंभव परिणाम का घटना जो होता है प्रायिकता, वो क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 49 बीज अंकुरित थैले की संख्या बराबर क्या है, 0। इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा हमारा, 0/5। और किसी भी संख्या से आप 0 में भाग या गुना करते हैं तो वो आपको 0 ही प्राप्त होता है। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरा जो प्रश्न है, एक थैले में 35 से अधिक हो। एक थैले में क्या हो, 35 से अधिक हो, यानी अब देखेंगे कि पाँचों थैलों में 1 से अधिक है, 1 2 3 4 5, सब में क्या है 35 से अधिक। इसमें 40 है, 48 है, 42 है, 39 है और 41 है। तो लिख देते हैं इसमें हम
35 से अधिक बीज वाले की संख्या कितना है? 5 है। तो इसका जो प्रायिकता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5/5, और 5 से भाग दीजिएगा 5 में तो एक बार में कट जाएगा, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आइए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। और चौथा जो प्रश्न है हमारे पास, 14वां जो प्रश्न है हमारे पास, वो ये है कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का आदर्श चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए। परिवार में लड़कियों की संख्या, परिवारों की संख्या। देखिए 475 परिवार ऐसा है जिसके पास 2 लड़की है, या 814 ऐसा परिवार है जिसके पास 1 लड़की है, और 211 ऐसा परिवार है जिनके पास कोई भी लड़की नहीं है। आदर्श चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 1 नंबर कहा गया है 2 लड़कियां हो, 1 लड़की हो, कोई लड़की न हो। तो इनकी प्रायिकता हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आइए देखते हैं। देखिए ये हमारा 14 नंबर प्रश्न था, जिसको हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न में कहा गया था कि 2 परिवार वाले कुल 15, 2 लड़की वाले कुल 1500 परिवार हैं, 2 बच्चे वाले। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, कुल परिवारों की संख्या बराबर कितना है? 1500 है। अब इस आप सारणी को देखेंगे, जो परिवार है वो 475 है। 475 ऐसा परिवार है जिसके पास 2 लड़की है। तो यहाँ हम लिखेंगे बिल्कुल सरल तरीके से कि 2 लड़की वाले परिवारों की संख्या, ऐसा टोटल जो है 475 परिवार है जिसके पास 2 लड़की है। अब इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए हम लिखेंगे 2 लड़की वाले परिवार की संख्या बटे कुल परिवार की संख्या, टोटल जो फैमिली मेंबर है की संख्या। देखिए 475 लड़की है, जिससे 475 ऐसा परिवार जिसके पास 2 लड़की है, और कुल परिवार कितना है? 1500। ये किससे भाग जाएगा? देखिए 5 से अगर हम कटाते हैं तो, यदि हम इसे 5 से विभाजित करते हैं, देखिए 5 9 45, बच गया 2 5 हैं 25, 5 से 5 दिया 15, 2 को 0। अब 5 से ही कट जाएगा, 5 का 5, 5 9 45, 5 का 30, 0 का 0। यानी इसके जो परिवार की संख्या प्रायिकता आ जाएगा वो आ जाएगा 19/60। ये हो जाएगा पहले का आंसर। अब देखिए दूसरा जो इसमें दिया है, देखिए इसका दूसरा जो प्रश्न है इसमें कहा गया है 1 लड़की हो। देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 लड़की वाले परिवारों की संख्या। देखिए 2 नंबर में कहा गया था कि 1 लड़की हो, तो इसका 2 नंबर में हम लिखेंगे 1 लड़की वाले परिवारों की संख्या। देखिए 1 लड़की वाला जो परिवार है वो कितना है? 814 है, और कुल परिवार है हमारा कितना? 1500। तो इसकी प्रायिकता हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर 1 लड़की वाले परिवारों की संख्या बटे कुल परिवारों की संख्या।
तो देखिए एक लड़की वाला परिवार कितना था, 814, और टोटल जो परिवार था कितना था, 1500। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए किससे ही कटेगा, कौन सी संख्या से। मान लीजिए 2 से कट सकता है, 2 चौका 8, 0 2 सौ 14, 2 से 2 सौ 14, 2 पंचे 10, यानी कि 750 बार में। यानी इसका जो प्रायिकता हो जाएगा वो हो जाएगा 407/750, और ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। अब देखिए इसी में तीसरा जो हमें कहा गया है वो क्या कहा गया है, कोई लड़की न हो। तीसरे में देखेंगे आप, कहा गया है कोई लड़की न हो। तो हम लिखेंगे कोई लड़की न होने वाले परिवारों की संख्या। कोई लड़की नहीं होने वाले परिवारों की संख्या कितना है टोटल। ये सारे परिवार जिसके पास कि एक भी लड़की नहीं है वो है 211। तो इसका प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, 211/1500। आप देखेंगे कि ये किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं है। तो तीसरे नंबर का जो आंसर हमारा होगा वो यही हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब जो इसका सेक्शन सी बच गया जो कि 5 नंबर का है, इसको अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग हल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिए।